से सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज के एलएलबी प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेज जो शुरू की जा रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। हमारी ओर से ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको विद आंसर्स आपको सोल्व कराया जाएगा। सभी जो क्लासेज हैं वो जल्दी से ही शुरू होने वाली है। इसी के अंतर्गत मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ और छोटी सी बात ये शुरुआत में मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर चल रही है इस समय पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में, वो कोविड-19 की लहर का जो दुष्प्रभाव जो लोगों पर देखा जा रहा है, इसके अंतर्गत कॉलेजों ने, विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर रखी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक हम आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस शॉर्ट एंड स्वीट करके आप तक पहुंचाया जाए। यहाँ की एलएलबी प्रथम वर्ष के वो विद्यार्थी जो हमारी क्लासेज को रेगुलर ले रहे थे उनको मैं दोबारा से शुभकामना देता हूँ कि उनके लिए जो आपका जो टाइम है वो टाइम ख़राब नहीं हो। इसके लिए हम आपको इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा और उस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि लाइव क्लासेस भी आपके लिए चलाई जाए, लेकिन वो अगर हमसे संभव हो पाएगा तो हम कर पाएंगे, नहीं तो ये जो वीडियो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे आपको उपलब्ध होते रहेंगे। मेरा जो सब्जेक्ट है वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का वैधानिक और संवैधानिक इतिहास, जो कि हमने कई ऐसी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। उसी के अंतर्गत जो मेयर कोर्ट की बात हम कर रहे थे, तो मेयर कोर्ट की किस तरह से गठन होता है और जुरिडिक्शन क्या होता है मेयर कोर्ट का, और रूल ऑफ डिसीजन क्या था मेयर कोर्ट का, ये सब चीज़ें हमने देखी है। अब बारी आती है इसके मूल्यांकन के लिए। तो इसका मेयर कोर्ट के जो काम थे उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं और उनका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। यहाँ पर मेयर कोर्ट का जो मूल्यांकन और समीक्षा में हम सबसे पहले चीज़ यही देखते हैं कि मेयर कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उस अवधि के अंदर 1687 की अवधि में जो भी डिसीजन दिए गए उन डिसीजनों को एक बार की हम पूरी नज़र से अगर देखते हैं, स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं कि क्या उसमें कमियां रही थी। फ़ायदे की बात तो हमें लगती नहीं है, लेकिन कमियां जो थी उन कमियों की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो अध्ययन करते हैं तो उन अध्ययन से इसके वास्तविक स्थिति और कार्यप्रणाली का हमें आभास हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहला जो केस है उस केस की बात करेंगे, वो 3 भारतीय अभियुक्तों का परीक्षण का मामला है। किस तरह से मेयर कोर्ट में उन भारतीयों का परीक्षण किया गया और किस तरह से उनको सज़ा दी गई। तो इसमें ये जो अभियुक्त थे, 3 अभियुक्त जो भारतीय लोग थे, उन पर मर्डर का केस था, कत्ल का अभियोग इनके ऊपर लगाया गया था। और ये सभी अभियुक्त इस बात के लिए दावा कर रहे थे कि हम बेकसूर हैं, हम निर्दोष हैं। इस कोर्ट की सबसे बड़ी कमी जो उभर के सामने आई है वो
यहाँ पे है कि न ही किसी वकील की नियुक्ति की गई, न ही यहाँ पे जूरी की नियुक्ति की गई, और साथ ही साथ सभी जो न्यायाधीश बैठे थे उन सब न्यायाधीशों को पूरी तरह से छूट दे दी कि वो अभियुक्तों से जैसे चाहे वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछे भी गए और एक अजीब सी उनको सज़ा सुना दी गई। और अजीब सज़ा इस तरह से थी कि उनको खुली गाड़ी में जिस स्थान पे कत्ल हुआ था, जिस स्थान पे मर्डर हुआ था, उस स्थान पे उनको ले जाया गया अभियुक्तों को, और सबसे पहले उनको अपमानित करने की दृष्टि से, अपमानित करने के आशय से उनकी दाढ़ी मूछ काट दी गई, पूरी तरह से दाढ़ी मूछ काट दी गई। और फिर उसके बाद में उनको वध स्थल पे ले जाया गया जहाँ पर उनको मृत्यु की सज़ा दी जानी थी, उस स्थान पर उनको ले जाया गया और जीवित अवस्था में ही उन सब का दाहिना हाथ काट दिया गया और हर एक को गर्दन से लटका दिया गया तब तक कि जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। ये सारी की जो सारी कार्रवाई थी वो एक ही दिन में पूरी की गई। विद इन ए डे होल प्रोसीजर्स आर कंप्लीटेड। सारी की सारी प्रक्रिया एक दिन में पूरी हो गई। एक तो केस ये है। दूसरा केस यहाँ पर आता है बेंजामिन वर्सेज रिचर्ड का। ये व्यवहारवाद है, सिविल मामला है, और इस सिविल मामले में बेंजामिन ने 2500 पैगोडा के लिए एक व्यवहारवाद चलाया मेयर कोर्ट में। क्योंकि हम मेयर कोर्ट की बात कर रहे हैं तो मेयर कोर्ट में एक सिविल केस दायर किया गया। 2500 पगोड़ा, पगोड़ा एक उस समय की जो मुद्रा थी, उस मुद्रा का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर मेयर ने उस मामले को इंग्लैंड भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया, और ब्रिटेन भेजते हुए ये कहा गया कि निर्णय ऐसी अवस्था द्वारा किया जाना है जिसको प्रयोग करने का अधिकार मेयर कोर्ट को नहीं है। यानी कि उसका जो फैसला है वो फैसला करने का जो अधिकार है वो अधिकार यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा किया जाना है। ये जो फैसला ऐसी व्यवस्था के द्वारा किया जाना है, उस व्यवस्था को प्रयोग करने का अधिकार मेयर कोर्ट को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था को प्रयुक्त करने का अधिकार मेयर कोर्ट को प्राप्त नहीं था। ये अस्पष्ट था, अपरिभाषित था, जिसके बारे में पता ही नहीं था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मेयर कोर्ट को उस व्यवस्था का, उस निर्णय का निस्तारण करने का कोई अधिकार नहीं था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों से। एक मामला आपके पास क्रिमिनल मामला है और दूसरा मामला आपका सिविल मामला है। ये केवल एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखे गए हैं। पहले मामले में आपने सीधा सा देखा कि मेयर कोर्ट जिसके पास सारी कार्रवाई करने के लिए केवल एक दिन, यानी सभी जो कार्रवाई है वो एक दिन में पूरी करना, मामले को सुना जाना, जो गवाहियाँ हैं वो लिए जाना और जो प्रश्न पूछना, इसके अलावा उसकी सज़ा उसी दिन, जिस दिन मामला आया है उसी दिन उसको अभियुक्त को सज़ा दिए जाना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता है। अगर हम देखें आज की दौर की बात हम करें तो आज के दौर में ह्यूमन राइट्स मुख्य चीज़ होती है, मानवाधिकार मुख्य चीज़ होती है। मानवाधिकार हर एक व्यक्ति का होता है, हर एक मानव का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जीवित अवस्था में उनका हाथ काटा जाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं था, मानवाधिकार की दृष्टि से भी सही नहीं था। और जो हम बात कर रहे हैं कि सारी प्रक्रिया एक दिन में पूरी हुई, तो ऐसा भी करना उचित नहीं था,
मेयर कोर्ट के लिए। दूसरा जो सिविल मामला था, उस सिविल मामले में हमने देखा कि जब आप कोर्ट के रूप में बैठे हैं और कोर्ट में कोई मामला आता है तो सुनवाई का अधिकार आपको होता है, तभी कोई मामला आता है। यहाँ आप ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि इस का निर्णय एक ऐसे इस रूप में किया जाना है जिसका प्रयोग करने का अधिकार मेयर कोर्ट के पास नहीं है। ये कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है। यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष ये निकलता है कि मेयर कोर्ट को 1687 के चार्टर के द्वारा जो अधिकार दिए गए थे वो सुस्पष्ट और सुपरिभाषित नहीं थे। जो भी अधिकार यहाँ पर मेयर कोर्ट को उस चार्टर के माध्यम से मिले थे, उस चार्टर के माध्यम से मिले हुए जो अधिकार थे वो सुस्पष्ट भी नहीं थे और सुपरिभाषित भी नहीं थे। दोनों दृष्टि से वो यहाँ पे ये सटीक बैठता है। सजाएं जो थी वो सजाएं किसी भी अपराध के लिए न तो वो उनकी मात्रा निश्चित की गई थी, सजाओं की कोई मात्रा निश्चित नहीं थी कि कितनी उसको सज़ा दी जा सकती थी। दूसरा, न ही कोई स्पष्ट उसका मापदंड था कि किस मापदंड के हिसाब से उनको सज़ा दी जा सकती है। तीसरा, न ही उन सज़ाओं की कोई किस्में निर्धारित की गई थी और न ही उसकी कोई अवधि तय थी कि कितनी अवधि की उसको सज़ा दी जाएगी। सज़ाओं की पृष्ठभूमि की बात करें, जो सज़ाएं दी जाती थी उनकी पृष्ठभूमि में किसी भी व्यवस्था या सिद्धांत का समर्थन आवश्यक नहीं था। रेफरेंस जो दिया जाता है, आज हम देखते हैं कि कोई मामला अगर कोर्ट के पास में जाता है तो उसके लिए साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी एक्ट का सहारा लिया जाता है, उस एक्ट के अंदर उसकी व्यवस्था है या नहीं है, किसी सिद्धांत का समर्थन उसके साथ में देना पड़ता है, तभी जाके न्यायालय उस आगे कार्रवाई में बढ़ता है। यहाँ पर जो सजाओं का रूप था उसकी बात करें तो अमानवीय व कठोर थी। जो हमने 3 भारतीयों का मामला देखा है उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अमानवीय सजाएं दी जाती थी कि एक अभियुक्त को खुले गाड़ी में ले जाना और उस स्थान पर ले जाना जहाँ पर कि उसने अपराध किया है, जिसने कत्ल किया है, उस स्थान पर उसको ले जाया जाना और वहाँ पर ले जाकर वहाँ उसको अपमानित करने की दृष्टि से उसकी दाढ़ी मूंछ काट देना और दाहिना हाथ काट देना और फिर उसके बाद जाके उसको सज़ा दी जाना। तो यहाँ पर ये जो सजाओं का रूप है वह अमानवीय है और कठोर है। फैसले जो होते थे वो न्यायाधीश की मर्जी पर। विवेक की हम बात करें, आज विवेक की बात करते हैं हम, उसमें जो हमारे सीधे से सिद्धांत हैं न्याय, साम्य और सद्विवेक, उस सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो उस सिद्धांत के आधार पर आज वर्तमान में ये चीज़ें होती है, वर्तमान में निर्णय दिए जाते हैं। लेकिन उस समय की बात करें तो न्यायाधीश की मर्जी पर वो फैसले होते थे और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार उस समय बहुत ही चरम सीमा पर था। सही हाथों में डाले गए कुछ पैगोडा न्याय के पलड़े को बदल सकते थे। जैसे हमने अभी बात की थी पैगोडा की, पैगोडा उस समय चलने वाली मुद्रा थी और ये जो मुद्रा है, ये जो मनी है, ये मनी सही हाथों में डाल दी है अगर अभियुक्त ने तो वो सज़ा से बच भी सकता था और अगर कोई विपक्षी किसी निर्दोष को फंसाना चाह रहा था तो ऐसी स्थिति में वो उसको फंसा भी सकता था एक न्यायाधीश के हाथ में कुछ पैगोड़े डालकर। तो भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर उस दौरान पहुंच चुका था। 1687 के राजपत्र की जो विषमताएं हमें देखने को मिली है, विषमताओं की बात करें
कि क्या इसमें विषमताएं थी। तो उसमें दो विषमताओं की हम विशेष रूप से यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली है रिकॉर्डर का स्तर और दूसरा है प्रशासन का आधिपत्य। रिकॉर्डर का जो स्तर है उसकी हम बात करें तो सर जॉन विंग्स, जो आपने देखा था कि पूर्व में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के प्रथम जज एडवोकेट थे, रिकॉर्डर भी उनको बनाया गया था, कोर्ट का जो अटॉर्नी है वो भी उन्हीं को बनाया गया था। सर जॉन विंग्स के कार्यकाल में जो प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने की वो शायद ही बाद वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थी उसने की होगी। बाद में तो जाके डाउनफॉल आ गया था और एक समय ऐसा आया जिस समय में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने बैठना भी बंद कर दिया था, न्यायालय के रूप में बैठना बंद कर दिया था। सर जॉन विंग्स की बात करें तो मेयर कोर्ट के प्रथम रिकॉर्डर भी इनको बनाया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के जज एडवोकेट भी यही थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपील की जो व्यवस्था थी वो मेयर कोर्ट से जो अपील है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में ही जाती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एक तरह से मेयर कोर्ट से ऊपरी कोर्ट हुआ करता था। उस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में सर जॉन विंग्स ये जज एडवोकेट के रूप में बैठते थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठते थे, जो अपीलीय कोर्ट का यहाँ पर प्रभुत्व और अधीनस्थ न्यायालय में भी मौजूद था। जिस व्यक्ति ने मेयर कोर्ट में रिकॉर्डर के स्तर में कोई फैसला दिया है, अब उसी फैसले से अपील एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जो अपील जाती थी तो वहाँ भी वही व्यक्ति जो कि पहले मेयर कोर्ट में रिकॉर्डर था, अब यहाँ पे वो जज एडवोकेट या मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे बैठ रहा है, उसी के सामने वो अपील जाती थी, अपील की जो सुनवाई करता था। तो यहाँ पर भी उसका प्रभुत्व मौजूद था, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर उसका प्रभुत्व मौजूद था। जो निर्णय था, ऐसी स्थिति में निर्णय निष्पक्ष किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता था। तो निर्णय पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं हो सकता था। यहाँ पर मेयर कोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का अधिकार, जो मेयर कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार था, उसकी हम बात करें तो ये मेयर कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनको स्थानीय कार्यपालिका जो गवर्नर एंड काउंसिल हुआ करती थी, ये G&C मैंने लिखा है यहाँ पे, तो गवर्नर एंड काउंसिल ये प्रशासन की मुख्य इकाई थी और उस मुख्य इकाई जो कि स्थानीय कार्यपालिका थी, उस कार्यपालिका के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को, जो कि मेयर कोर्ट का न्यायाधीश है, उसको हटाने का पूरा अधिकार उसके पास था, उसको हटाया जा सकता था। और ऐसी स्थिति में गवर्नर और मेयर के संबंध बहुत ज़्यादा खराब थे, ये संबंध बने नहीं रह पाए। गवर्नर प्रशासन का मुखिया और जो मेयर है वो मेयर कोर्ट का मुखिया, इन दोनों के जो संबंध है वो बहुत ख़राब थे। और अगर ख़राब से ख़राब की हम बात करें तो वो गवर्नर येल के समय भयंकर स्थिति में थे, सबसे ज़्यादा खराब उस स्थिति में थे। सर जॉन विंग्स की मृत्यु हो गई। सर जॉन विंग्स की मृत्यु के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को भी निलंबित कर दिया गया था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट पहले बैठती थी, अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठती थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था वो मैरीटाइम मामले थे, मर्केंटाइल मामले थे, जहाज और माल के अपहरण के मामले थे, साधारण चोट चपेट के मामले थे। तो ये सारे मामलों में जो जुरिडिक्शन था एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का, वो एक तरह से उस स्थिति में जब सर जॉन विंग्स की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को भी निलंबित कर दिया गया कुछ समय के लिए। और उस समय की हम बात करें तो मेयर कोर्ट ने अपने फैसलों को अंतिम घोषित कर दिया, क्योंकि आगे अपील में जाने का कोई प्रावधान नहीं रहा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थी उस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को निलंबित कर दिया गया था। अतः
मेयर कोर्ट के जो मामले थे, जो डिसीजन दिए गए थे मेयर कोर्ट ने, उन डिसीजंस को अंतिम घोषित कर दिया गया कि वो अंतिम होंगे, उसकी कोई अपील नहीं हो सकती थी। और इस दावे से गवर्नर येल संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो गवर्नर था, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में गवर्नर येल ने हठपूर्वक कैदियों को जेल से रिहा कर दिया, बहुत सारे कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। ये हमने मूल्यांकन की बात की, समीक्षा की बात की, तो इसमें हमारे सामने कुछ बातें जो विचारणीय हैं, वो विचारणीय बातें ऐसी हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि जो न्याय था, न्याय कार्य था, वो न्याय कार्य जो एक इनिशियल स्टेज में था, तो वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे अपनाई गई, वो व्यवस्थाएं आज के दौर को देखते हुए सही प्रतीत नहीं होती है। जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोसीजर फॉलो उनके द्वारा किए जाते थे, वो प्रोसीजर भी उचित प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि हर अभियुक्त का ये अधिकार होता है कि वो अपना वकील कर सके, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी और न ही जूरी की व्यवस्था यहाँ पे करने की ऐसा प्रावधान था। और साथ ही साथ जो सिविल मामले थे, उस सिविल मामलों में भी जिस मामले का निर्णय मेयर कोर्ट के द्वारा किया जा सकता था, तो ही उस मामले को मेयर कोर्ट को स्वीकार करना था, क्योंकि जब मामले को एक बार आपने स्वीकार कर लिया कोर्ट के रूप में, तो उस मामले का निस्तारण करना, उस मामले का पूरा निर्णय देना आपका अधिकार बन जाता है, आपका दायित्व बन जाता है। यहाँ पे ये जो दायित्व है, इस दायित्व को मेयर कोर्ट निभाने में असफल रही। और यहाँ हमें बेंजामिन रिचर्ड का जो मामला है, वो देखने से स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि ऐसा हुआ था। सजाओं की बात हमने कर ली कि सजाएं कैसी थी। सजाएं बहुत ही अमानवीय थी, कठोर थी, और कोई निश्चित इनकी सीमा नहीं थी, कोई मापदंड नहीं था कितनी अवधि के लिए उनको सज़ा दी जा सकती थी। तो ऐसा सारा का सारा हम जो डिसाइडेड केसेस हैं, उन डिसाइडेड केसेस के आधार पे ही कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा, उस अगले टॉपिक के साथ हम कल आपसे मिलते हैं। आप घर पे रहें, बाहर नहीं निकलें। बाहर अगर आवश्यक हो तो मास्क लगा के बाहर निकलें। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। और जो सामाजिक दूरी है, जो सरकार ने प्रेस्क्राइब्ड की है हम लोगों के लिए, वो सामाजिक दूरी भी बनाए रखें। और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई पर हमें पूरा फोकस होने की भी आवश्यकता है। धन्यवाद।